यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान भी हम शुरू कर रहे हैं इस चैनल पे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये आपका इकाई नंबर 1 है फिजिक्स का। अध्याय 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी कूलाम्स लॉ एवं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं इसके बारे में कि वैद्युत आवेश की क्या डिफिनेशन होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसको हम ढंग से समझ लेंगे। किसी पदार्थ के वैद्युतमय यानी इलेक्ट्रीफाइड होने के लिए पदार्थ द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इसको आप दैनिक जीवन में एक आसान भाषा में समझ सकते हैं। जिस तरीके से हम ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, तो यानी जो हम ग्रहण करते हैं ऊर्जा के लिए वो क्या है, भोजन है। तो जिस तरीके से भोजन हमारे लिए है, वैसे ही वैद्युतमय होने के लिए, किसी पदार्थ को इलेक्ट्रीफाइड होने के लिए आवेश की आवश्यकता होती है, तो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश को मुख्यतः क्यू से निरूपित करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश होता है। यानी आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋणावेश होता है। जब किसी चीज़ को, यानी हम मान लेते हैं कि ये हमारे 2 पदार्थ हैं, अब इन दोनों को अगर हम एक दूसरे से रगड़ते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और इसमें इलेक्ट्रॉन घट गया। तो जब इलेक्ट्रॉन घट गया तो ये हो गया धन आवेश इसमें, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब ये ऋणावेशित हो गया। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उसको उस पर ऋणावेश होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है उस पर धनावेश होता है। इस तरीके से 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब यहाँ देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये सजातीय आवेश क्या होते हैं? सजातीय आवेश मतलब एक ही तरीके के आवेश, यानी या तो दोनों धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर भगाएंगे। और विजातीय आवेश क्या होते हैं? जो एक दूसरे का विपरीत हो, एक धनावेश तो दूसरा ऋण हो, अगर पहला धन तो दूसरा ऋण और दूसरा ऋण तो पहला धन होगा। इस तरीके से 2 प्रकार के जो आवेश भिन्न भिन्न होते हैं उनको हम विजातीय आवेश कहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तरीके से हम इसको डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में इस तरीके का दिया हो यहाँ पे कि एक आवेश यहाँ पे है जो कि धनावेश है और एक आवेश यहाँ पर है धनावेश है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, यानी दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर एक यहाँ पे धनावेश है और एक यहाँ पे ऋणावेश है तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करेगा, यानी आकर्षित करेगा। इसी तरीके से अगर दोनों के दोनों माइनस आपके हैं तो भी एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, और अगर एक ये वाला माइनस है और ये प्लस है तो भी एक दूसरे को नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ समझ सकते हैं आप कि अगर विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को नज़दीक लाएंगे यानी आकर्षित करेंगे, और अगर समान प्रकार के आवेश हैं ये और ये तो ये देखें दोनों दूर भगाएंगे। ऐसे ही प्लस प्लस है तो ये भी दूर भगाएंगे। तो 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, 2 विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। यानी कोई वस्तु है, अगर वो धनावेशित हो गया है अर्थात उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि अगर 2 पेंसिल को 2 पेन को या किसी 2 वस्तु को रगड़ते हैं दूसरे से तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वो धनावेशित हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है वो ऋणावेशित हो जाता है। अगला देखेंगे इसमें कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। इस तरीके से आप और भी नियम पढ़ चुके हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो उसको पैदा किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं इस तरीके से। ऐसे ही वैद्युत आवेश भी होता है कि उसको कभी नष्ट नहीं कर सकते, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। चलिए हम देखते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो MKSA पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं।
आप जानते हैं कि किसी चालक में से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं कि किसी चालक में से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटे समय होता है। तो वैद्युत आवेश बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा गुणे समय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा वैद्युत धारा गुणे समय। यानी कि वैद्युत आवेश को अगर Q से लिखें, वैद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, तो Q बराबर IT। यहाँ पे एक फार्मूला आपको मिलता है, आगे न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कुलाम आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10⁻−19 कुलाम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणे 10⁻−19 कुलाम ऋण आवेश होता है। ऐसे ही प्रोटॉन पे इतना ही आवेश होता है, लेकिन उस पर धन आवेश होता है। अगला हम देखते हैं कि आवेश का हमारा क्वांटीकरण क्या है। तो इसके बारे में हम जान लें कि आवेश की न्यूनतम मात्रा को ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश की जो सबसे कम मात्रा होती है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी आवेशित कण पर आवेश की मात्रा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जिस तरीके से हम इसको भी दैनिक भाषा में हम समझ सकते हैं, आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो या तो 1 रोटी खाए, या 2 खाए, या 3 खाए, या 4 खाए, या 5 खाए, मतलब वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ये नहीं है कि वो 2.5 रोटी खाए या 3.5 रोटी खाए। तो हम कह सकते हैं उसको कि या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कभी ये नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, 1.6 इलेक्ट्रॉन हो, 1.8 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा नहीं होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, यानी वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। इसी को हम आवेश के इस गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कूलाम का नियम, यानी कूलाम्स लॉ। अब कूलाम का नियम क्या होता है, फिजिक्स में आप न्यूटन का नियम भी पढ़ चुके हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब इस नियम को पढ़ने के बाद में आपको ये लग रहा होगा कि ये नियम हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये नियम आपने पहले न्यूटन के नियम पढ़ा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे कूलाम के नियम में जो आवेश है वो न्यूटन के नियम में उसको पिंड कहा गया है, यानी वो पिंड होता है। इसको अगर हम न्यूटन के नियम की बात करें तो कह सकते हो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला, क्योंकि पिंडों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो कहेंगे इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो ये आपका न्यूटन का नियम हो गया। यानी न्यूटन का नियम और कूलाम के नियम में अगर अंतर देखा जाए तो केवल यही है कि वहाँ पे दो पिंड होते हैं और यहाँ पे दो बिंदु आवेश होते हैं। आगे देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 दूसरे से r दूरी पर स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एक आवेश यहाँ पे है Q1, एक आवेश यहाँ Q2 है। इनके बीच की दूरी हमने स्मॉल r लिख रखी है। Q1 आवेश Q2, इनके बीच की दूरी r। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी F अनुक्रमानुपाती क्या होगा, Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो इसको हम संयुक्त करते हैं और संयुक्त करने के बाद में हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। और यहाँ पे हम कर लेंगे, जब कभी समानुपाती का निशान हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूटन के नियम में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे एक समानुपाती नियतांक g था, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल के लिखते हैं, जहाँ k एक नियतांक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान प्रयोगों के आधार पर इसका मान 9.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अतः निर्वात था वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर आपका k की जगह पर हम यही मान लिख देंगे 9.0 Q1 Q2 बटे r²। न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब इसके जगह पर हम सुविधा की दृष्टि से हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो Q1 Q2 बटे r² न्यूटन, ये आपका फार्मूला हो गया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान 9.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। आगे हम देख लेते हैं इसमें कि
ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाता है। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसका मान क्या होता है, अंकिक मान, तो एक कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। वैसे इसका मान आप याद रखें 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तथा बीमा इसका जो होता है वो m⁻⁻1 L⁻³ T⁻4 A⁻2 होती है।